मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र वैष्णव और सिंधु सभ्यता के बारे में हम अपनी अगली क्लास और यूँ कह सकते हैं आज शायद सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी अंतिम क्लास हो सकती है। तो काफ़ी वीडियोस थे सिंधु सभ्यता पर, ए से लेकर जेड तक हमने एक एक चीज़ को, सिंधु सभ्यता की प्रत्येक चीज़ को बारीकी से हमने अध्ययन किया है और उम्मीद है समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं वहां पर। तो जो अंतिम क्लास शुरू करते हैं हम, अंतिम क्लास में हम कुछ इसकी विशेषताएं निकल कर आती है। हमने काफी विस्तार से पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी मोटी मोटी या जो खास विशेष बातें हैं या जिनको विशेषताएं कह सकते हैं, जो इतनी विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे सामने आती हैं, उनको कुछ देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इसका पतन के विभिन्न जो इतिहासकारों ने कारण दिए हैं कि ऐसी विशाल और विस्तृत सभ्यता अचानक से कैसे लुप्त हो गई, कैसे गायब हो गई। एक नगरीय सभ्यता थी, वो इतना समृद्ध होने के बावजूद एकदम से विनाश के कगार पर या बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ जाती है, तो जिसका भविष्य में कोई पता नहीं लग पाता है। तो उसके भी कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों के सिद्धांतों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सिंधु सभ्यता की क्या देखते हैं, विशेषताएं। तो जो विशेषताएं निकल कर सामने आई है हमारे सामने इतना अध्ययन करने के बाद, उनको हम देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात इसकी है। तो नंबर 1, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता की विशेषता है या कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न आया हुआ भी है और कॉन्सेप्ट रूप में प्रश्न आ जाता है। स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं रही। तो पहली बात करें, सबसे नंबर 1 जो बात है वो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन। क्योंकि यहाँ पर जो सिंधुवासी थे उन्होंने तांबा प्रयोग तो कर ही रहे थे, पर तांबे के साथ टिन मिलाकर उन्होंने एक नई धातु का विकास किया जो कहलाई कांसा, और उससे निर्मित कुछ वस्तुएं इन्होंने निर्माण की। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि ये कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। किंतु केवल और केवल कांस्य युगीन कहना गलत होगा। ध्यान रहे, प्रस्तर या पत्थर जिसको कहते हैं के साथ तांबे का भी यहां पर प्रयोग होता था। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि केवल कांसे का प्रयोग होता था। कांस्य युगीन तो है किंतु केवल कांसे का प्रयोग नहीं, या पत्थर और तांबे का भी प्रयोग लिया जाता था। नंबर 2, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण नहीं है। नगर का एक नगर के रूप में यह विकसित हुई थी। तो भारतीय इतिहास में प्रथम क्या है? भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति कह सकते हैं। क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति। ये इसकी दूसरी विशेषता है कि नगरीय सभ्यता थी और भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय क्रांति के रूप में, प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती है। नंबर 3 जो विशेषता है खास तौर पर इसकी जो निकल कर आती है वो है यहाँ की व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता। हालांकि देखिए, किसी भी भारतीय या किसी भी अन्य सभ्यता की बात करें समकालीन सभ्यताओं में, तो कृषि मूल आधार रहा है, किंतु कृषि के साथ साथ जो सिंधु सभ्यता है वो कृषि तो है ही, किंतु साथ में व्यापार वाणिज्य की इसमें प्रधानता रही है। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें कृषि तो क्या है? मूल आधार, और साथ में व्यापार वाणिज्य की क्या है? इसमें प्रधानता है। यानी व्यापार वाणिज्य को इसमें प्रधानता दी गई थी, कृषि इसका मूल आधार था इस सभ्यता का। अगली जो विशेषता की बात करें तो वह है कि हमने इतना कुछ पढ़ा, केवल 1-2 जगह को छोड़ दें, केवल 1-2 जगह को छोड़ दे तो हथियारों की मात्रा
ना के बराबर मिली है, यानी ना कोई तलवार ना कोई अन्य प्रकार के कोई धारदार हथियार, चाकू, इस तरह की चीजें बहुत कम मिली है। बाण मिले हैं, वो भी बाण के जो अग्रभाग है वो भी केवल शिकार के काम में आ सकते थे, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये क्या है, जीवन के प्रति शांतिवादी थे। ये सैंधववासी कैसे थे, जीवन के प्रति शांतिवादी थे इनका विचार। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर रहा हूं कि ये जीवन के प्रति क्या थे, शांतिवादी थे। अगली जो बात करें नंबर 5, जीवन के प्रति ये समष्टिवादी भी थे। समष्टिवादी का मतलब बताता हूं, जीवन के प्रति क्या थे, समष्टिवादिता का मतलब यहां यह है कि ये लोग जो थे सैंधववासी, ये अपने आप को मिलजुल कर एक समाज में रहने का, यानी सभी को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करते थे और साथ रहना ही इनका मुख्य एक तरह से ध्येय था, एक नगर के रूप में साथ में रहना। ग्रामीण जैसे समाज होता है वैसे एक साथ चलता है, वैसे ही ये इनका दृष्टिकोण था। इसका देखो छोटा सा उदाहरण है कि धोलावीरा से जो स्टेडियम मिला है, क्या मिला है, अगर उदाहरण पूछा तो धोलावीरा से जो स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यानी मनोरंजन का था, स्टेडियम मिला है तो मनोरंजन के प्रति इनका दृष्टिकोण था, यानी व्यक्तिगत जीवन को अच्छे से जीने का इनका प्रयास था और समष्टिवादी जिसको विचार कह सकते हैं। अगली जो बात करें यहां से वो है, ये लोग मैंने बताया कि तांबे से परिचित थे, कांसे से और टिन से, किंतु लोहे का यहां पर ज्ञान नहीं था। तो विशेष बात, लोहे से अपरिचित थे। कैसे थे, लोहे का इनको जानकारी नहीं थी, लोहे से ये अपरिचित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई इस सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में। लोहे की बात कर तो लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, देखिए सिंधु कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में अगर लोहे के ज्ञान नहीं था तो लोहे के बिना तो कोई भी व्यवस्था सभ्यता अधूरी है। यहाँ जो सिंधु सभ्यता है ये सारी की सारी जो औजार थे, हथियार थे, वो कांसे पर आधारित थे, कांसे या तांबे पर आधारित थे। यहाँ लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, जो लोहे का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला है एटा जिला, और एटा जिले में अतिरंज खेड़ा, उत्तर प्रदेश में एटा जिले में अतिरंज खेड़ा एक स्थान है, वहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी लोहे की किसकी बात कर रहा हूं, लोहे अयस्क के प्राचीनतम साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश में एटा जिले में अतिरंज खेड़ा से मिले हैं, जो 1000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यानी जब तक भारत में कौन सी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल प्रारंभ हो चुका था। तो इस समय लोहे का यहां पर प्रयोग जानकारी मिलती है। तो देखिए विशेषताओं में कांस्य युगीन है, पत्थर के साथ तांबे का भी ये प्रयोग करते थे। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति है, दूसरी नगरीय क्रांति मानी जाती है कि ये जो महाजनपद काल है उसके बाद दूसरी नगरीय क्रांति मानी जाती है। कृषि मूल आधार था, वास्तव में इस सभ्यता का कृषि तो मूल आधार रहा ही है, किंतु प्रधानता जो थी वो मुख्यतः जो वास्तविक कार्य था वो क्या था, इनका व्यापार वाणिज्य। जीवन के प्रति शांति थे और समष्टिवादी थे, साथ ही लोहे से ये अपरिचित थे। अब देखिए ये कुछ खास विशेषताएं इसकी सिंधु सभ्यता की हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं बात करूंगा जिनके बारे में अब तक हम अछूते हैं या जिनको हम छोड़ चुके हैं। तो देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं इस सिंधु सभ्यता के बारे में, कुछ 4-5 तथ्य थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस सभ्यता की बात करें तो जो भारत में सर्वाधिक जो सैंधव स्थल हैं, सर्वाधिक पुरा स्थल हैं, उनके बारे में इस सभ्यता के क्या है, सर्वाधिक जो पुरा स्थल है भारत में वो कहां पर प्राप्त होते हैं, गुजरात में। वर्तमान में सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसे लोथल है, रोपड़ है, काफी कुछ है जो कहां से है सर्वाधिक, वर्तमान में गुजरात में है। अगली बात करें तो यहां से
जो सिंधु सभ्यता और समकालीन जो सुमेरियन सभ्यता थी उनमें समानता की बात करें तो वो है अन्न भंडार। वहां भी अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं और यहां भी अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं। तो कह सकते हैं सैंधव व सुमेरियन, इसकी समकालीन जो सुमेरियन सभ्यता थी, प्रश्न यहां भी बनता है कि इसमें क्या समानता रही। सैंधव व सुमेरियन में समानता, और समानता किस बात की है यहां पर, अन्न भंडार प्रणाली की, यानी भविष्य के बारे में ये सोचकर चलते थे। तो अन्न भंडार या अन्न को संग्रहित करने की प्रणाली सुमेरियन में भी प्रचलित थी और सिंधु सभ्यता में भी प्रचलित थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो 2011 सेकंड ग्रेड जो एग्जाम था उसमें आया हुआ है 2011 में, और पहली बार था, इससे पहले शायद कहीं ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं था कि नहरों के साक्ष्य इसमें सिंधु सभ्यता में कहां से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में नहरों के साक्ष्य, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आ चुका है कई बार, उसके बाद लगातार आया है, और वो मिला है सोर्तगुई से। सोर्तगुई कहां है, अफगानिस्तान में। तो नहरों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, सोर्तगुई से मिले हैं, अफगानिस्तान में। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इस सभ्यता के जो नदियों की बात करें तो सिंधु के बाद वर्तमान भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक स्थल थे, पुरा स्थल थे, उनका जो क्षेत्र है या किस नदी के किनारे विकसित हुए हैं तो वो है घग्गर हाकड़ा जो क्षेत्र है उसमें माना जाता है। तो सर्वाधिक सैंधव स्थलों का संकेंद्रण, सर्वाधिक सैंधव स्थलों का जो यानी आसपास जो आप फैले हुए हैं वो कौन सा स्तर है, सर्वाधिक संकेंद्रण मिला है वो कहाँ मिला है, घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में। घग्गर हाकड़ा जो नदी का आसपास का क्षेत्र है उसे कहा जाता है, वहां से इसका सर्वाधिक संकेंद्रण मिला है जो सिंधु सभ्यता के नगर है। इसके अलावा जैसे गरुड़ जो था, गरुड़ वो गुप्त काल में एक उनका राजकीय चिन्ह रहा है, तो वो गरुड़ एक मुहर मिली है, उस पे गरुड़ द्वारा सांप को दबाए हुए एक चित्र मिला है। गरुड़ द्वारा सांप को दबाए मुहर, वो कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। कुछ विशेष है ये तथ्य, काफी तथ्य हम पढ़ चुके थे किंतु ये कुछ विशेष तथ्य थे जिनको हम विशेषताओं में ले रहे हैं। इसके अलावा मोहरों पे जो सर्वाधिक अंकन हुआ है, यहां बात करें मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक अंकन की किस पर, मोहर पर। पहले बात कर चुका हूं, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन या सर्वाधिक जिसका चित्रण हुआ है वो क्या है, एक श्रृंगी पशु या एक सिंह का बैल, उसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है जो मुद्रा जो मोहरें मिली हैं उन पर। इसके अलावा फसलों के बारे में बात करें तो कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक और तथ्य जो था वो है लोथल से, कि चावल का सबसे जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला हुआ, लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य वो कहां से मिले हैं, लोथल से। तो काफी मेरे हिसाब से ये बहुत है, और इसमें शायद ही कोई ऐसा तथ्य रहा हो जिसका रिपीटिशन नहीं हुआ हो या मैंने छोड़ा हो सकता है। देखिए मानवीय भूल की वजह से कोई न कोई रह सकती है, किंतु फिर भी इसमें कोई मैंने अपना प्रयास किया, तथ्य नहीं छूटे। सर्वाधिक पुरा स्थल जो कहां पर मिले हैं, गुजरात में है। सैंधव और सुमेरियन लिपि में जो सभ्यता में जो समानता है वो यहाँ की अन्न भंडार प्रणाली दोनों जगह पर। नहरों के जो साक्ष्य मिले हैं सोर्तगुई अफगानिस्तान में, और सर्वाधिक सैंधव जो स्थल है वो कहां पर फैले हुए हैं, घग्गर हाकड़ा में। वैसे सिंधु के आसपास थे किंतु सर्वाधिक घग्गर हाकड़ा में। गरुड़ द्वारा सांप को दबाए हुए की मोहर कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। और मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है, एक श्रृंगी पशु का। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। तो
शायद ये हमारे इस सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभी तथ्य पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ इसके पतन की ओर कि इसका पतन किस कारण से और कैसे हुआ होगा। इतनी विस्तृत और विशाल सभ्यता का पतन अचानक से कैसे हो गया। देखिए, विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हैं, कि हो सकता है कोई ऐसी महामारी रही हो, जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो ऐसा कोई प्रकोप आया है कि सभी व्यक्ति इसमें चल बसे और जो कुछ शेष बचे वो पलायन कर गए, इसलिए सभ्यता का अचानक से अंत हो गया। हो सकता है कोई जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूकंप या कोई ऐसा कारण रहा हो, या हो सकता है कि किसी विदेशी का आक्रमण हो गया, अन्य जातियों का, जिसके कारण से ये सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। तो देखिए, इन विचारों पर एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से ये सिद्धांत पतन का किसने दिया है, या इनका कौन सा सिद्धांत है सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करें तो सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है अपने स्टुअर्ट पिगॉट साहब का, मॉर्टिमर व्हीलर का और गॉर्डन चाइल्ड का। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्हीलर साहब, मॉर्टिमर व्हीलर जिनका नाम है, और दूसरा है गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगॉट। और स्टुअर्ट पिगॉट साहब का। इसको इस तरह से याद करने का तरीका है, इनका जो पहले सिद्धांत देखते हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया कि सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता पनपी वो आर्यों की सभ्यता थी, यानी वैदिक सभ्यता थी, जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। तो उनके आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। तो इनका सिद्धांत क्या है, इनका कहने का जो मत है वो क्या है? आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता के अंत का कारण रहा। इसके पीछे ये अपना अपना तर्क देते हैं। नंबर 1 तर्क, पहला तर्क तो यह है कि जो ऋग्वेद है, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है कि इंद्र ने इंद्र को पुरंदर के रूप में बताया। पुरंदर इंद्र की ही एक उपाधि है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को, दुर्गों को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेद जो है उसमें इंद्र को पुरंदर के रूप में उल्लेख किया गया है। और पुरंदर का मतलब मैं बता चुका हूं, यानी किलों को तोड़ने वाला, किले जो होते थे, दुर्ग होते थे, उनको तोड़ने वाला। तो हो सकता है कि ये समीकरण वहां करते हैं कि इन्होंने जो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो निवास स्थान था, जो दुर्ग था, उसको तोड़ा हो, इस कारण से उसका इंद्र को पुरंदर कहा है। अगला ये तर्क देते हैं कि ऋग्वेद ही है, उसमें एक जगह शब्द मिलता है, वर्णन मिलता है कि आर्यों ने हरियूपिया को नष्ट किया। अब बताता हूं हरियूपिया क्या था। आर्यों द्वारा हरियूपिया को नष्ट करने का उल्लेख। और ये कहां पर मिलता है उल्लेख? वही ऋग्वेद में। तो हरियूपिया को यहां इतिहासकारों ने क्या कहा है? हड़प्पा। तो ऋग्वेद में जो हरियूपिया का समीकरण है वो हड़प्पा के साथ किया जाता है कि इन आर्यों ने हरियूपिया यानी हड़प्पा को नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक अपना तर्क और देते हैं इतिहासकार कि मोहनजोदड़ो है, कहां से? मोहनजोदड़ो से एक मकान मिला है, और उस मकान से क्या है? बहुत अधिक मात्रा में नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। नरकंकाल मिलने का मतलब है यहां पर इनको आक्रमण हुआ और लोगों को एक साथ काफी को संख्या में मारा गया। हो सकता है उनको कैद करके मारा गया। अब वो कोई भी कारण रहा हो, किंतु इतिहासकारों ने अपना समीकरण इस आधार पर किया है, ये कारण बताया है इन्होंने। अब देखिए, याद करने का सीधा सा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। पी व्हीलर साहब, वीसी, कैसे भी शब्द बना लो, पीवीसी बना लो, पीवीसी आक्रमण, ठीक है।
4-5 सिद्धांत है, हमें याद हो जाएगा। पहला सिद्धांत हमने क्या बनाया, पीवीसी आक्रमण, पिगट, चाइल्ड और व्हीलर। तो क्या कहना है इनका, आर्यों का आक्रमण। शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से हमें याद हो जाएगा, पीवीसी आक्रमण। अगले सिद्धांत के बारे में बात करें, ये तो था पहला जो आर्यों का आक्रमण बताता है। अगला जो सिद्धांत है इनकी सभ्यता के पतन का, वो मानते हैं कि नदियों में जो बाढ़ आई, तो नदियों की बाढ़ के कारण, सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से तहस नहस हो गई। तो नंबर जो दूसरा सिद्धांत है, और वो सिद्धांत देने वाले हैं एस.आर. राव और अपने मार्शल साहब, जो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के जनक कह सकते हैं, जिनके निर्देशन में इसका खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, वो और अर्नेस्ट मेके साहब का सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है, कौन कौन है इसमें, नंबर 1 तो है एस.आर. राव साहब, श्री रंगनाथ राव। नंबर 2 मार्शल साहब, और नंबर 3 सिद्धांत है अर्नेस्ट मेके साहब। तो इन तीनों का जो मत है वो कहना है कि नदियों में जो बाढ़ आई उसके कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। नदियों में आने वाली बाढ़। अब देखिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, रामा में क्या है, बाढ़, याद हो जाएगा। राव, मार्शल और मेके साहब, पूरा नाम है एस.आर. राव, श्री रंगनाथ राव, मार्शल, सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके साहब। तो इनका कहना है कि नदियों में जो बाढ़ आई थी, सरस्वती नदी में और आसपास जो नदियां थी, उसके कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। अब इसके बाद जो अगला सिद्धांत है नंबर 3, वो सिद्धांत है आमलानंद घोष साहब का और ऑरेल स्टाइन का। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। किसका है, आमलानंद घोष, कालीबंगा के उत्खननकर्ता। और दूसरा कौन है, आमलानंद घोष के साथ में है ऑरेल स्टाइन। इन दोनों का जो मत है वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्या सिद्धांत दिया इन्होंने, जलवायु के परिवर्तन होने के कारण ऐसा इस सभ्यता का नष्ट हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ जो समुद्र था या जो पानी था, नदियां थी, वो सूख गई और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इसके कारण से यहाँ पर रेगिस्तान रह गया। तो ये लोग यहाँ से अपनी सभ्यता को घर बार छोड़कर पलायन करके कुछ दक्षिणी भारत की तरफ चले गए, जिनको द्रविड़ कहा गया, कुछ मध्य एशिया की तरफ निकल लिए, ये कहना है इनके लिए। शॉर्ट ट्रिक, पहला अक्षर ले लो, आओ, जल, आमलानंद घोष, ऑरेल स्टाइन और जल, यानी जलवायु परिवर्तन, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगला देखते हैं नंबर 4 जो है, वो भी एक छोटी सी बात है, वो है विवर्तनिकी विक्षोभ, जिसको कह सकते हैं, यानी भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, पर ज्वालामुखी के अवशेष मिलते नहीं है, तो भूकंप के यहाँ पर आसार ज्यादा व्यक्त किए जाते हैं। तो इसके बारे में जो मत है वो है M.R. साहनी का और रेइक्स जो इतिहासकार हैं उनका। कौन है, M.R. साहनी साहब और रेइक्स इतिहासकार हैं। उनका कहना है कि यह सभ्यता क्यों नष्ट हुई, विवर्तनिकी विक्षोभ। जिनको विवर्तनिकी विक्षोभ का मतलब हो सकता है यहां पर कोई भूकंप आया हो, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, सारे विक्षोभ। देखिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए हमें जरूरी है इन सबको हम अच्छे से याद रखें। और अंतिम जो सिद्धांत है वो KUR कैनेडी साहब का है। और इन साहब का कहना है कि कुछ ऐसी कोई संक्रामक बीमारी होगी, हो सकता है जैसे कोरोना के लिए कहते हैं, तो ऐसी संक्रामक रोग या कोई आपदा के कारण, क्या है,
संक्रामक रोग या आपदा के कारण ये सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। ये तो हम ऐसे याद कर लेंगे, संक्रामक रोग कैनेडी से कोई कोरोना मान ली तो कोरोना महामारी है, तो संक्रामक रोग। तो देखिए ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे इनकी पतन के, सिंधु सभ्यता के। पहला सिद्धांत जो हमने पढ़ा था पीवीसी यानी पिगट, चाइल्ड और व्हीलर साहब, उनका कहना था आर्यों का आक्रमण। दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा SR राव, मार्शल और अर्नेस्ट मेके साहब का, इनका कहना है नदियों में आने वाली जो बाढ़ है वो। आमलानंद घोष और ऑरेलस्टाइन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट होगी। MR सानी और रेक्स का कहना है विवर्तनिकी विक्षोभ। KUR कैनेडी का कहना है कि कोई संक्रामक रोग था, इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हुई। तो उम्मीद है सिंधु घाटी सभ्यता पर हमारी आज समापन हुआ। काफी विस्तार से हमने चर्चा की है, लगभग 10 से 12 क्लास हमारी हो चुकी हैं और इतना विस्तार से मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई तथ्य बचा हो, फिर भी बचा हो तो स्वाध्याय बहुत जरूरी चीज है, वो हमें करना ही होगा, वही हमें सफलता की ओर आगे ले जाएगा। क्योंकि एक अध्यापक जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन कर सकता है, अपना जो उसके पास है वो अपना बेस्ट दे सकता है, किंतु प्रयास स्वयं का होगा और स्वयं का प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।